मैं रानी रूपमती बोल रही हूं। मैं वही रानी रूपमती जिसके अपार सुंदरता और प्रेम कहानी के किस्से आपने जरूर सुने होंगे। मैं वही रानी रूपमती जिसकी प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। मैं रानी रूपमती जिसकी संगीत पर ऐसी पकड़ थी कि कोई भी मेरा संगीत सुनने के बाद बिना प्रशंसा किए रह नहीं पाता था। मैं ही वो रानी रूपमती हूं जिसको पाने के लिए अकबर ने मालवा निमाड़ में लोगों पर सरेआम जुर्म ढाए और कत्ल करवाए, जिसे आज का इतिहास महान बताता है। वह क्रूर राक्षस अकबर सुंदर औरतों की चाह के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। मैं ही वो रानी रूपमती हूं जिसने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन कभी अकबर के हरम में जाना स्वीकार नहीं किया। आज मैं आपको मेरी कहानी बताते हुए अकबर के उन करतूतों को बताऊंगी जिसके दंड स्वरूप उसे नरक में भी जगह नहीं मिली होगी। मध्य प्रदेश के मांडू के पास स्थित धर्मपुरी के राजा धानसेन की राजकुमारी मैं रूपमती न केवल सुंदर थी बल्कि एक प्रसिद्ध गायिका भी थी और एक संगीतज्ञ भी थी। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के धर्मपुरी के राजा धानसेन के यहाँ नर्मदा नदी के वरदान स्वरूप हुआ था। इसलिए मैं रोज नर्मदा की पूजा करने नदी किनारे जाती थी और उसकी पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। वहीं पर बाज बहादुर जो उस समय मांडू का राजा था शिकार करने के लिए आया करता था। वह मेरा संगीत सुन उससे भी न रहा गया और बाज बहादुर ने मुझे अपने महल में बुलवाकर गायन की प्रस्तुति करने की इच्छा जताई। मैंने इस प्रस्तुति को सहर्ष स्वीकार किया और मैंने उनके दरबार में अपना मनमोहक संगीत प्रस्तुत किया। बाज बहादुर भी संगीत प्रेमी थे, अतः हम दोनों के बीच प्रेम के संबंधों की शुरुआत हो गई, जिसके साथ ही दोनों का अंत धार्मिक विवाह हुआ। मैं और बाज बहादुर दोनों प्रसन्नता पूर्वक साथ रहने लगे। लेकिन इसी बीच आ पहुंचा था दिल्ली का बादशाह अकबर। जिस्म की भूख और अकबर की लालसा ने मुझे पाने के लिए मालवा निमाड़ को खून में डिबो दिया। अकबर के खुशामदी दरबारी कह रहे थे, जहां पना रूपवती स्त्रियां तो हर प्रांत हर नगर में मिल जाएंगी, मधुर गायिकाएं भी मिल जाएंगी, लवण्यवती नर्तिकाएं भी मिल जाएंगी, लेकिन औरत जो गजब की खूबसूरत हो, लाजवाब गायिका भी हो और बेमिसाल नाचने वाली भी हो, और ऐसी औरत पूरे हिंदुस्तान में केवल एक है और वो है मालवा की रानी रूपमती बाज बहादुर की पत्नी। अकबर को तो मन चाही मुराद मिल गई थी। वह तो ढूंढता फिरता था सुंदर औरतों को, मुसलमानों में हो या काफिरों में हो, उसके किसी रिश्तेदार की पत्नी हो या उनकी कोई रिश्तेदार हो, सल्तनत में हो या पड़ोसी राज्य में हो, उसे बस सुंदर औरत का पता भर चाहिए। उसे कैसे प्राप्त करना है, इस जुगाड़ में जिस्म का भूखा अकबर जुट जाता था। मालवा एक कमजोर राज्य था और वो उसी के संरक्षण में भी था। हुमायूं के समय मालवा मुगलों के अधीन था। शेरशाह सूरी के समय में विदेशी दास्ता से मुक्त हुआ और सूरवंश के एक भारतीय मुसलमान सुजात खां को यहाँ का शासक बना दिया गया। इसी सुजात खान का पुत्र था बाज बहादुर, जो अकबर के राज्यरोहण के वर्ष ही अपने पिता के मरने के बाद मालवा की गद्दी पर बैठा। बाज बहादुर भी एक अच्छा गायक था और गायकों की कद्र भी करता था। इसी गायकी पर रीझ कर उन्होंने मुझे अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव रखा था। सैन्य शक्ति के मान से अपने चारों ओर के राज्य गुजरात, खानदेश, मेवाड़, कलिंजर, गोंडवाना और दिल्ली से वह कमजोर था। गोंडवाना की रानी दुर्गावती मालवा को कई बार युद्ध में हरा चुकी थी, अतः राज्य विस्तार की आशा छोड़कर वह नाच गाने और अपने राज्य में ही व्यस्त रहने लगा। उनका महल सुंदर नाचने गाने वालियों से भरा था। देश उपजाऊ था, अतः धन दौलत की कमी नहीं थी। अकबर यदि एक संदेश भिजवा देता तो बाज बहादुर तुरंत दास्ता स्वीकार कर लेता। लेकिन ऐसे दिनता में कर मांगा जा सकता था, हाथी घोड़े मांगे जा सकते थे, हरम की सुंदर औरतें तो मांगी नहीं जा सकती थी। अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के बहाने और यह आरोप लगाते हुए कि बाज बहादुर ने उनके हुक्म की नाफरमानी की है, बिना किसी पूर्व सूचना के मालवा पर चढ़ाई कर दी। सेना की कमान अपने धायमा महाम अंगा के बेटे आदम खान को सौंपी और अपने गुरु बैरम खान की हत्या में जिसने सहयोग दिया उस मुल्ला पीर मोहम्मद शिरवानी को आदम खान का सहयोगी बनाकर वहां पर रवाना कर दिया। ये पीर मोहम्मद को गुरु हत्या का इनाम था। धड़धड़ाती मुगल फौजें जब सारंगपुर के उत्तर में पचोर तक आ गई तब बाज बहादुर की आंखें खुली। जल्दी जल्दी में उसने सैनिक इकट्ठे किए और मुगलों की विशाल सेना से जूझने चल पड़ा। बाज बहादुर युद्ध का परिणाम तो जानता था, विजय तो होनी नहीं है, यदि सम्मानजनक संधि का अवसर मिल जाए तो अच्छा है।
यदि युद्ध हुआ तो पराजय की स्थिति में उस समय की परंपरा के अनुसार उसे अपने हरम की औरतों को अकबर को सौंपना पड़ता। इसलिए वह उन्हें समाप्त करने की व्यवस्था की ही और रवाना हो गया। पठानों में जलकर मृत्यु होना नरक के समान माना जाता है, अतः जौहर की अपेक्षा बेगमों को कत्ल कर देने के लिए सैनिक नियुक्त कर दिए गए। 29 मार्च 1561 को सारंगपुर के उत्तर में पड़ाना मऊ गांव में दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। शेर बकरी की लड़ाई थी। विशाल मुगल सेना के सैनिक प्रतिमाह कहीं न कहीं युद्धरत रहने के अभ्यस्त थे। इधर मालवा की फौज को वर्षों से कहीं लड़ने का मौका नहीं मिला था और फिर उन्हें लड़ने की जरूरत भी नहीं थी। गोंडवाना से पराजय के बाद मालवा की फौजें नाच रंग में व्यस्त रहती थी। 1 घंटे में युद्ध का फैसला हो गया। पराजित बाज बहादुर बच निकले। मालवा के सैनिक कुछ मारे गए, कुछ भाग गए और कुछ पकड़े गए। दनदनाती मुगल फौज सारंगपुर पहुंची। हरम रक्षकों में भगदड़ मच गई। उन्हें बेगमों का कत्ल करने का मौका ही नहीं मिला। केवल रक्षकों के सरदार ने मुझ पर तलवार का वार किया और भाग गया। घायल अवस्था में मैं और हरम की बेगमें आदम खान के कब्जे में आ गई। सारंगपुर में भगदड़ मच गई। लोग अपनी धन दौलत, स्त्री बच्चों को छोड़ प्राण बचाकर भाग रहे थे। जो भाग सके भाग गए। बाकी के पुरुष, जिनमें हिंदू मुसलमान दोनों थे, पकड़कर पड़ाना ग्राम ले जाए गए। भेड़ बकरियों की तरह लोगों को काटा गया। खून की नदी सी बह निकली थी। झुंड के झुंड कैदी मुल्ला पीर मोहम्मद के सामने लाए जाते और भेड़ बकरियों की तरह उन्हें काट दिया जाता। बदायूनी इस हत्याकांड का प्रत्यक्ष दर्शक था। उसने लिखा है, एक ही स्थान पर इतने अधिक लोगों का कत्ल किया गया कि खून की नदी सी बह निकली। सैयद यानी पैगंबर के वंशज और विद्वान शेख, जिन पर हाथ उठाना पाप समझा जाता है, मुल्ला पीर मोहम्मद के आदेश से मार दिए गए। कुछ मुगल अधिकारियों ने प्रतिवाद किया तो मुल्ला पीर मोहम्मद ने कहा, एक ही रात में इतने कैदी कैद किए गए हैं, हम इनके कत्ल के अलावा और क्या कर सकते हैं। उधर मुल्ला पीर मोहम्मद सारंगपुर, पड़ाना और आसपास के ग्रामों से हिंदू मुसलमान नागरिकों को पकड़ पकड़ कर कत्ल करवा रहा था। इधर आदम खान सारंगपुर के घर घर से सुंदर औरतें इकट्ठी कर रहा था। बणिक, महाजन, संभ्रांत कुलों की कन्याएं घसीट घसीट कर महल में इकट्ठा की जा रही थी। मेरा इलाज करवाया गया, लेकिन जैसे मुझे हरम की दासी और अन्य औरतों से पता लगा कि ठीक होते ही मुझे अकबर की हरम में रहना पड़ेगा, उसकी रखैल बनकर, मैंने अपने हीरे की अंगूठी खा प्राणों का अंत कर लिया और मृत्यु को गले लगा लिया। अब सारंगपुर में आदम खान और पड़ाना में पीर मोहम्मद के पड़ाव पड़ गए थे। आदम खान ने लूट का माल, हाथी घोड़े अकबर के पास आगरा रवाना कर दिए, किंतु बाज बहादुर के हरम की वह नगर की चुनिंदा सुंदर औरतों को स्वयं के लिए रख लिया। मुल्ला पीर मोहम्मद ने यह बात एक घुड़सवार द्वारा आगरा में अकबर के पास पहुंचा दी। खबर मिलते ही सुंदर स्त्रियों के जिस्म का भूखा अकबर 28 अप्रैल 1561 को आगरा से रवाना हुआ और 23 मई को सारंगपुरा पहुंचा। आदम खां की मां महामंगा को अकबर के मालवा रवाना होने की खबर लगी। उसे अपने पुत्र के अनिष्ट की चिंता हुई, अतः वो भी अकबर के पीछे पीछे लगी मालवा तक आ गई। लूट की औरतों के लिए आगरा से सारंगपुर आ थमा था अकबर। आदम खां को विश्वास ही नहीं हुआ कि बादशाह इतनी जल्दी बिना सूचना दिए सारंगपुर आ सकता है। वह नगर से बाहर निकला। उसने घुड़सवारों के एक दस्ते के साथ अकबर के पैर चूमे, लेकिन क्रोध से तमतमाया अकबर शांत नहीं हुआ। अकबर ने लूट में मिली औरतों के बारे में पूछा। आदम खान ने मेरी मृत्यु व अन्य औरतों को आगरा भेज देने की बात बताई, लेकिन जिस्म का भूखा अकबर कहां संतुष्ट होने वाला था। उसने स्वयं सारंगपुर में तलाशी लेने की बात कही। अब अकबर सारंगपुर में आदम खान द्वारा छिपाई गई औरतें तलाश रहा था। महामंगा ने जनाने खाने की औरतों को इकट्ठा किया। उनमें से 2 रूपसी महिलाएं जो मेरे साथ बाज बहादुर की खास बेगमें थी, उनको छांट कर अलग कर लिया। बाज बहादुर की ये बेगमें आदम खां द्वारा उन्हें भोगे जाने की बात अकबर को बता सकती थी। इस आशंका से महामंगा ने दोनों के सिर कटवा दिए। बाकी की औरतों को कहा, किसी ने जुबान खोलने की जरूरत की तो उनका भी यही हाल होगा। भयभीत औरतों के मुंह बंद हो गए। औरतों को एक कतार में खड़ा कर अकबर को बुलाया गया। वह औरतें उसे भेंट करती गई। महामंगा की प्रार्थना पर आदम खान को क्षमा मिल गई। निर्दोषों के खून से हाथ रंगने वाले पीर मोहम्मद को अकबर ने घोड़े और खिलत देकर सम्मानित किया। अकबर 4 जून 1561 को आगरा लौट आया। अकबर ने चुनिंदा औरतें अपने हरम में शामिल कर ली तथा बाकी गुलाम बना ली गई। यहां आदम खां की बात छिपी न रह सकी। मालवा की औरतों से प्रथम मिलन की रात ही अकबर को आदम खां की करतूतों का पता चल गया, किंतु अकबर के लिए यह कोई बड़ा अपराध नहीं था। विजित देश में प्रत्येक मुसलमान सैनिक पराजित की महिलाओं से बलात्कार करते रहते थे और यही उन्हें माले गनीमत के रूप में मिलने वाला भी सवाब है।
अकबर किसी बड़े अपराध के इंतजार में चुप बैठ गया। मालवा में शासन के सारे अधिकार पीर मोहम्मद को देकर आदम खां को आगरा बुला लिया गया। पीर मोहम्मद को बाकी मालवा तथा निमाड़ विजय के आदेश भेज दिए गए। आदेश पाते ही पीर मोहम्मद नर्मदा के दक्षिण तट पर जहां बाज बहादुर भाग गया था वहां पर हमला कर बैठा। असीरगढ़, बुरहानपुर, बीजागढ़ और निमाड़ के नगर, कस्बे, ग्रामों से औरतों को छोड़ सारे नागरिक कत्ल कर दिए गए। सारा निमाड़ मानो बुहार कर साफ कर दिया गया हो। बाज बहादुर अपने थोड़े से साथियों के साथ निमाड़ में भागता फिर रहा था। मुल्ला पीर मोहम्मद लगातार उसका पीछा कर रहा था। बरसात के दिन थे, नर्मदा उफान पर थी। नर्मदा के किनारे अपने 200 साथियों के साथ बाज बहादुर को घेर लिया गया। दोनों ओर मौत थी। एक तरफ थे हजारों मुगल घुड़सवार, दूसरी ओर नर्मदा नदी उफान पर थी। बाज बहादुर ने शीघ्रता से निर्णय लिया और अपने साथियों के साथ उफनती नर्मदा में कूद गया। पीछे लगे मुगल सैनिक भी नर्मदा में कूद गए। पीछा करने के जोश में पीर मोहम्मद बाज बहादुर के तैरते घोड़े खच्चर के मध्य जा पहुंचा। इनके सवार मारे जा चुके थे और नर्मदा में बह गए थे। मुल्ला पीर मोहम्मद जैसे तैसे बाज बहादुर के निकट पहुंचा और अपनी तलवार से भरपूर वार करने के प्रयत्न में रकाब पर पैर जमाकर खड़ा हो गया। तभी एक खच्चर की जोरदार टक्कर उसके घोड़े को लगी और पीर मोहम्मद अपना संतुलन खो नर्मदा में जा गिरा और डूब के मर गया। पूरे निमाड़ में एक एक हिंदू का कत्ल कर देने वाले हत्यारे पीर मोहम्मद की मौत पर अकबर दुखी हुआ। ऐसा अकबर ने लिखवाया है और उसके चाटुकार इतिहासकारों ने लिखा भी है। अकबर का इतिहासकार अबुल फजल लिखता है कि विधि के विधान के ऐसे योग्य, निष्ठावान और वीर व्यक्ति को ऐसा भाग्य भुगतना पड़ा, यानी कि जिसके डूब के मरने का इन्हें बहुत दुख हुआ और निष्ठा के रूप में उसने अनेकों हिंदू का कत्ल किया था। मालवा विजय और पढ़ाना के कत्लेआम के इनाम में अकबर ने मुल्ला पीर मोहम्मद शेरवानी को घोड़े और खिलत देकर सम्मानित किया था। यह प्रमाण है कि अकबर की आज्ञा से ही पढ़ाना ग्राम में भयंकर कत्लेआम हुआ था, नहीं तो अकबर पीर मोहम्मद को दंडित करता, इनाम नहीं देता। क्या ऐसे व्यक्ति महान कहलाने योग्य है जो अपने निर्दोष प्रजा को भेड़ बकरी की तरह एक जगह इकट्ठा करके कत्ल करवा देता है? शत्रु के सैनिकों को युद्ध भूमि में मारना अलग बात है, कैदी सैनिकों को मारना मानवता नहीं है। फिर निर्दोष निहत्थे नागरिकों का कत्लेआम तो जंगली जातियां भी नहीं करती, जंगली जानवर भी नहीं करते। और इन्हें लोग कहते कि इन्होंने अखंड भारत की स्थापना की थी। मालवा और निमाड़ से दिल दहला देने वाले हत्याकांड में बदायूनी जैसा कट्टर मुसलमान लेखक भी विचलित हो गया था। अकबर ने अपने इतिहास का आधार जिस पीर मोहम्मद की प्रशंसा की है, उस हत्यारे को बदायूं ने नरक में चला गया लिखा है। निमाड़ मालवा में अकबर की परिपाटी के अनुसार मृतक भारतीयों के कटे सिरों से मीनार तामीर की गए। इन मीनारों की ऊंचाई से ही मृतकों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता था। हिंदू तो उनके लिए कीड़े मकोड़े थे, उनके मृत शरीरों की गिनती करने का झंझट कौन उठाए, इसलिए उनकी संख्या कोई प्रमाण नहीं है। यहां पर उनके सरों से मीनारें बनाई जाती और ऊंचाई से तय किया जाता कि हमने पिछली बार ज्यादा मारे थे या इस बार ज्यादा मारे हैं। मांडू जहां आज भी मेरा महल बना हुआ है, जो आज भी मेरी प्रेम कहानी के अद्भुत बलिदान की याद दिलाता है। मांडू एक छोटा सा शहर है, लेकिन फिर भी यहां तक वायु मार्ग के द्वारा इंदौर के रास्ते से आसानी से पहुंचा जा सकता है। मांडू का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर हवाई अड्डा है, जो मांडू से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस एयरपोर्ट से भारत के प्रमुख शहरों के लिए नियमित उड़ानें भरी जाती हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर और भोपाल शामिल हैं। ट्रेन द्वारा इंदौर निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो भारत के प्रमुख स्टेशनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क के द्वारा मांडू से राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग दोनों से ही अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। इस शहर से भारत के महत्वपूर्ण शहरों के लिए बसें आसानी से मिल जाती हैं। मांडू, धार और इंदौर से अच्छी तरह से कनेक्ट है। मांडू से इंदौर व धार के लिए नियमित रूप से बसें चलती रहती हैं। कार को भी इंदौर और धार से किराए पर लिया जा सकता है। दोस्तों, ये थी रानी रूपमती की कहानी और शैतान अकबर की वास्तविक सच्चाई। क्या रानी रूपमती ने आत्महत्या कर सही किया? और अकबर की इन करतूतों के जानने के बाद आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।